जय हिंद बालकों, आप लोगों का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज जो है हम लोग नए इनऑर्गेनिक के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आप हैलोजन फैमिली कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्यूरियस, बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, और आमतौर पे पी ब्लॉक में इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। नीट IIT में मान के चलिए आपके कम से कम 4 नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो 5 नंबर का नुकसान है। 4 नंबर जो आपको मिलने वाले थे और 1 नंबर जो आपने गलत कर दिया, मिला के 5 नंबर का टोटल नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए बस इस चैप्टर को एक बार सीरियसली पढ़ लेना है, जैसा कि हम आगे भी कहते चल रहे हैं कि एक बार 2 बार पूरा लेक्चर्स आप देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद फिर इसको अगर रिवीजन मोड में करना है तो फास्ट मोड में वीडियो चला करके 2 से 3 आप कह सकते हैं 20 से 30 मिनट में पूरा लेक्चर आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हैलोजन फैमिली, इसको हम लोग 7th A ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप 17 भी कहते हैं, और पी ब्लॉक का बड़ा फेमस ग्रुप है। हैलोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ हैलो शब्द का मतलब होता है सॉल्ट, और जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो कॉमनली ये सॉल्ट बनाते हैं, इस वजह से इस पूरे परिवार का नाम हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को डील कर रहे हैं। अब अगर इसमें अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये बेहद रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल में सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, ये नोबल गैस के ठीक पहले। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है अमंग द नॉन मेटल। जैसे कि अमंग द मेटल एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसी तरीके अमंग द नॉन मेटल्स हैलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माने गए हैं। इसके बाद इनका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरीके से एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी को शो करते हैं, उसी तरीके से उतनी ही सिमिलरिटी इस ग्रुप के मेंबर्स में भी पाई जाती है। तो मैंने बता भी दिया है कि दीज ग्रुप एलिमेंट है ग्रेट सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज लाइक एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, या फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप। तीसरी बात ये कि ये आरटीपी पर मोस्टली डाई एटम के फॉर्म में स्टैंड करते हैं, और इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है। और वंडरवॉल फोर्स की कौन सी फॉर्म? लंदन और डिस्पर्जन फोर्स वाली फॉर्म पाई जाती है। चूंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो मोलर मास बढ़ेगा, तो ये वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, लो एनर्जी स्टेट की तरफ भागेगी। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन अगर गैस है तो ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन क्या है? आपका सॉलिड है, इसी वंडरवॉल फोर्स के द्वारा। चूंकि इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, जो मोलर मास पे तय होती है, ऊपर से नीचे आएंगे मोलर मास बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, तो ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ भागेंगे, गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं। अब अगर आप देखो तो फ्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस है, जबकि ब्रोमीन तुम्हारा लिक्विड है। आयोडीन और एस्टेटीन सॉलिड में होते हैं, जहां पर एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है। इसके बाद वाला एलिमेंट भी अनसेप्टियम भी रेडियो एक्टिव है, जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। एस्टेटीन और अनसेप्टियम को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बाकी के चारों नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर इस ग्रुप की बात करोगे तो ऊपर से नीचे आने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, और मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? आपका बढ़ेगा। फ्लोरीन के अगर पाए जाने की बात करोगे तो मोस्टली ये अपने सॉल्ट्स के रूप में पाया जाता है, मिनरल्स के रूप में, जैसे फ्लोरोस्पार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, या फ्लोरोएपेटाइट हो गया। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अपने हैलाइड के रूप में पाए जाते हैं, एल्कली और एल्कलाइन मेटल के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके रूप में पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले तो एक सॉल्ट आता है कार्नेलाइट, आप देख सकते हैं इसमें क्लोराइड मौजूद है। NaCl ब्राइन सोल्यूशन, इसमें भी क्लोराइड क्या है? आपका मौजूद है। तो मोस्टली ये सॉल्ट की शक्ल में पाए जाते हैं। अब अगर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज में हम देखें या बात करें तो यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसके इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खासियत ये है कि इसकी वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है इनर्ट गैस से, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस बनाने की इनकी प्रबल इच्छा होती है, प्रबल टेंडेंसी होती है। बाकी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी के पी ब्लॉक के मेंबर जैसा ही है। स्टार्टिंग में इनर्ट गैस और वैलेंसी सेल का बचेगा, बीच के मेंबर में इनर्ट गैस प्लस इनर D10 कॉन्फ़िगरेशन, तब वैलेंसी सेल बचेगा। लास्ट के मेंबर में आएंगे तो
इनर्ट गैस प्लस इनर मोस्ट F सब सेल कन्फिग्रेशन F14, फिर इनर्ट D सब सेल कन्फिग्रेशन, तब वैलेंसी सेल का आएगा। तो वो इसमें भी दिखाई पड़ता है, लेकिन लास्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन से। और आगे की तरफ हम बढ़े अगर, तो ये अपने पीरियड के इनर्ट गैस के पहले वाले मेंबर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये अपने पीरियड में सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई शो करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम कोवेलेंट रेडियस ही कंसीडर करते हैं जो स्मॉलेस्ट है यहाँ पर। और इसके पीछे वजह ये है कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम आता है। इसी तरीके से अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, रिलीज एनर्जी की बात करें, तो ये पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं कि किसी पीरियड में इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर स्टेट में बात करें, तो मैंने बताया है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाएगा। और वैन डर वाल्स फोर्स की कौन सी फॉर्म, लंदन या डिस्पर्सन फोर्स, या इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये फोर्स ऊपर से नीचे आने पर तगड़ा होता जाएगा, क्योंकि मोलर मास क्या करेगा आपका, बढ़ेगा। इसीलिए ये मैटर स्टार्टिंग में गैस में होता है, बीच में लिक्विड में, और लास्ट में किस में होता है, सॉलिड में होता है। सबसे मजेदार बात ये कि अगर हैलोजेंस को नॉन एक्वस मीडियम में लिया जाए, एयर में लिया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, इन सब में लिया जाए, तो इनके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और एक्साइटेशन पर स्पेसिफिक कलर आता है। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो येलो कलर हमको मिलेगा, क्लोरीन के केस में ग्रीनिश येलो मिलेगा, ब्रोमीन में रेड कलर मिलता है, और आयोडीन में वायलेट कलर हमको मिलता है, चलेगा। और अकॉर्डिंग टू ऊपर से नीचे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, तो इनकी फिजिकल स्टेट भी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगी। यानी ये क्लोरीन गैस में होंगे, ब्रोमीन लिक्विड में होगा, और आयोडीन किस में मिलेगा आपका, सॉलिड में मिलेगा, चल जाएगा। तो हम लोगों ने ये जनरल प्रॉपर्टीज डील की हैलोजेंस की। अब हम डील करेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम लोग इसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करें हैलोजेंस की, तो ध्यान दें आप कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वो प्रॉपर्टी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तय हो, जैसे कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मैटर बनाने वाले पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तय होती है। चलिए अब सबसे पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो कोवेलेंट रेडियस भी क्या करेगा आपका, बढ़ेगा। सो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ ये बढ़ रहा है। आयनिक रेडियस, तो मेनली ये लोग मोनोवेलेंट एनायन बनाते हैं, और इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, एनायन का साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। अब अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो आप जानते हैं कि ये पीरियड के वो मेंबर हैं जिनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा बढ़ा हुआ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी आपकी, बढ़ी हुई होगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से जो आपका डिस्टेंस है न्यूक्लियस और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का, वो बढ़ जाएगा, जिस पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटती जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पर निकलने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, और ये टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो मैं आपको बताऊं, ये वैल्यू आपकी एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा क्लोरीन के लिए दिया गया है, तब फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इसका एक कारण है कि फ्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिस पर की जो रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है, सो रिलीज एनर्जी ज्यादा आती है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा भी गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है।
यहाँ फ्लोरीन से एस्टेटीन तक जाने पर घटती है। जहाँ फ्लोरीन का हम 4 लेकर के चलते हैं, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5 और एस्टेटीन का 2.2 लेके चलते हैं। अब अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका, आप कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयन का साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। इसलिए फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा और आयोडाइड की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। ध्यान रहेगा ये चीज़। अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो मैटर बनाने वाले पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है। जो हैलोजेंस हैं वो डाई एटम की शक्ल में पाए जाते हैं और इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लंडन या डिस्पर्जन फोर्स होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है जिसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका मोलर मास। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मोलर मास बढ़ेगा यानी ये फोर्स बढ़ेगा, और ये फोर्स अगर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर देखिए बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, डेंसिटी भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। चलेगा। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, यानी आयोडीन की सबसे ज्यादा और फ्लोरीन की सबसे कम। पर यहीं पर अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो इस लिहाज से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा और आयोडीन की सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन इस मामले में एक्सेप्शन है। इसका कारण ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, साथ ही साथ इसमें तगड़ा लोन पेयर रिपल्सन पाया जाता है, जो कि लेंथ को तो नहीं अफेक्ट करता लेकिन एनर्जी को अफेक्ट कर देता है। और आप देखेंगे एक्सेप्शनली फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम हो गई। चल जाएगा। लास्ट में आता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, फ्लोराइड का, और सबसे कम किसका होता है, आयोडाइड का। यही वजह है कि फ्लोराइड जो है, ये जो आपका जो फ्लोरीन है ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, जबकि आयोडीन जो है, फ्लोरीन जो है आपका, सही बात है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है और आयोडीन जो है वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। चलेगा। यानी सबसे पहले आपका अगर फ्लोरीन से फ्लोराइड में या हैलोजन से हैलाइड में कन्वर्ट होना हो तो कौन कन्वर्ट होगा, फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में कौन कन्वर्ट होगा, आयोडीन। लेकिन अगर वही हैलाइड से हैलोजन में कन्वर्ट होना हो तो सबसे पहले कौन कन्वर्ट होगा, आयोडाइड, और सबसे लास्ट में कौन कन्वर्ट होगा, फ्लोराइड। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, आपका एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की, किसके, हैलोजेंस की। अब हम लोग डील करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं ऑक्सीडेशन के लेवल पर, वैलेंसी के लेवल पर, ठीक, कैसे चलती है। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को हैलोजन के डील करने जा रहे हैं तो पहले इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर रखनी होगी। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी सेल में NS2 Np5 कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, और अगर हैलोजन में फ्लोरीन नहीं है तो उसकी वैलेंसी सेल में एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद होगा। फ्लोरीन को छोड़ करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मौजूद होगा, पर फ्लोरीन में मौजूद नहीं। तो जब भी कोई अगला एलिमेंट इसके साथ कंपाउंड बनाने के लिए आता है तो ऐसी स्थिति में ये कई सारे कंपाउंड बनाता है अपनी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में। अगर ये अपने ग्राउंड स्टेट में बनाएगा तो ये एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा आपका, और ये चारों एलिमेंट शो कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो एक्साइट तभी होगा जबकि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये फ्लोरीन के केस में एक्साइटेशन नहीं रखता क्योंकि डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, यानी ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेगा, आपका बनाएगा। जैसे
अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास ClF3 है, तो इस सेंट्रल क्लोरीन ने 3 फ्लोरीन के साथ बनाया ना, तो ये कंपाउंड किस एक्साइटेड स्टेट में है क्लोरीन के? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इसी तरीके से मान लीजिए और एटम अगर अटैक कर रहे हैं, फिर एक्साइटेशन होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो अगर कोई हैलोजन 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये उसकी कौन सी एक्साइटेड स्टेट का कंपाउंड है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का कंपाउंड है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास BrF5, तो ये ब्रोमीन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ कंपाउंड है। और यही अगर 7 कोवलेंट बॉन्ड बना दे, जैसे मैंने IF7 ले लिया, तो ये आयोडीन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट का कंपाउंड है। हर एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट में 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 पेयर अनपेयर हुआ तो 3 अनपेयर्ड आ गए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 2 पेयर्ड अनपेयर हुए 5 आ गए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तीनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के कैसे हो गए? अनपेयर्ड हो गए। तो एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग कोवलेंट बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगा, और ये एक्साइटेशन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शो करेगा, फ्लोरीन नहीं शो करेगा क्योंकि इसके पास d एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन अपने कंपाउंड में केवल -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता, ऑनली लिखा हुआ है। इसका कारण है कि एक तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, पहली बात। दूसरी बात, इसके पास d एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है ताकि ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सके? एक्सपेंड कर सके। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, पॉजिटिव में पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है, सो ये -1 शो करता है। -1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में फ्लोरीन की नहीं मिलती, जबकि बाकी के हैलोजन -1 से +7 तक की किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। क्योंकि ऑड ग्रुप है तो यूजुअली ऑड नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी -1 से +7 तक कोई भी मिल सकता है, इवन वैलेंसी भी मिल सकता है ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स में। यहाँ पर मैंने एक बात और भी बताई है कि जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कंपाउंड में हैलोजन की, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि -1 होने का मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाना, और ऑक्टेट पूरा होने का मतलब प्योर एनायन के रूप में काम करना, जबकि बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली इसकी कोवलेंट होती है। मैंने इस बात को यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड और इंटरहैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे +4, +6 ये सब भी मिल सकता है। और आमतौर पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलती है, स्मॉल साइज के, लाइक फ्लोरीन और क्या आपका ऑक्सीजन। आप कहेंगे हैलोजन भी और फ्लोरीन भी, भैया इंटरहैलोजन कंपाउंड भी तो बनते हैं। आगे बढ़े तो मैंने रिएक्टिविटी की बात लेकर के कही है कि हैलोजन की रिएक्टिविटी ग्रुप में डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में, ऊपर से नीचे आएंगे तो हैलोजन की रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। फिर यहाँ एक बात कही गई है कि फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल अमंग द हैलोजन सबसे ज्यादा पॉजिटिव में होता है। इसके बाद एक खास बात और भी कही गई है कि हैलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। आप एक बात याद रखिएगा, मोर रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट कर देता है। इसी बात को ऐसे भी कहा गया है कि जो हैलोजन है वो अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयन को क्या करेगा? आपका डाई हैलोजन में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे आप देखिए, अगर फ्लोरीन है तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा है, ऑक्सीडाइज किया कि नहीं फ्लोरीन हैलोजन में। इसी तरीके क्लोरीन है तो ब्रोमीन और आयोडीन को, और अगर ब्रोमीन है तो वो केवल आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। चलेगा। अब 2 बातें हमें करनी है। पहली बात तो हमको ये करनी है कि फ्लोरीन क्यों एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है, और हैलोजन का जो बिहेवियर है वाटर के साथ वो अलग टाइप का है। चारों हैलोजन 4 अलग तरीके से बिहेवियर शो करते हैं, और ये कई बार IIT नीट PMT में क्या किया गया है? आपका पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो 2 मैं न्यूमेरिकल डाटा दे रहा हूँ। एक तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल आप देखिए 2.87 वोल्ट, जो कि मैक्सिमम दिखाया गया है अमंग दी हैलोजेंस।
दूसरा आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0.54 वोल्ट दिखाया गया है, जो कि मिनिमम और दोनों ही पोटेंशियल प्लस में है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि क्यों फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है या इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा आती है। यही वजह है कि जो हैलोजेंस हैं उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर अलग अलग है, जो कि आप रिडक्शन पोटेंशियल डाटा से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पर, जो आईआईटी और नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि वाटर के लिए हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये अलग अलग आता है। फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 गैस देता है, जबकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन या ब्रोमीन अगर हम लेकर के चलेंगे वो इसी वाटर के साथ डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हैलोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये -1 और ये +1, हाइड्रा एसिड और हाइपोहैलोस एसिड। तो ये डिसप्रोपियोनेशन हो गया क्योंकि सेम एलिमेंट 3 अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और अलग एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। फ्लोरीन इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर को भी ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है। यही अगर मैं आयोडीन लेकर के चलूँ तो आयोडीन के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन मिलती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की है, और ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है। इवन तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है, चलेगा। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। और अगर चारों हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर का हम ऑर्डर बनाएं तो सबसे तगड़ा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका है, आयोडीन का। क्लियर है हमारी बात। अब अगर हम यहाँ पर 2 पॉइंट देना चाहें कि अगर हैलाइड के ऑक्सीडेशन की बात की जाए, चलेगा, हैलाइड के ऑक्सीडेशन की बात की जाए कि कौन हैलाइड को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा, तो आप ये कहेंगे कि अमंग द हैलाइड सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज होगा वो है आयोडाइड, और सबसे बाद में जो ऑक्सीडाइज होगा वो कौन है, आपका फ्लोराइड, चलेगा। तो रिडक्शन ऑफ हैलाइड आयन का हमने यहाँ ऑर्डर दे रखा है, सबसे तगड़ा आयोडाइड का और सबसे कम किसका, आपका फ्लोराइड का। यहाँ 2 पॉइंट भी हमने दिए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इजीली रिड्यूसिबल हैलोजन फ्लोरीन होगा और मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइजेबल हैलाइड आयन तो वो आयोडाइड होगा। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। अब हम लोग आगे डील करते हैं एनॉमलस बिहेवियर को हैलोजन से, सॉरी एनॉमलस बिहेवियर को फ्लोरीन के। हैलोजन में जो फ्लोरीन है वो एनॉमलस बिहेवियर को शो करता है। क्यों शो करता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अमंग द हैलोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये कि इसके पास में कोई इम्पिटी डी ऑर्बिटल वैलेंसी सेल में नहीं पाया जाता, इस वजह से ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। फ्लोरीन अपने कंपाउंड में केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जबकि बाकी के हैलोजन -1 से +7 तक शो कर सकते हैं। फ्लोरीन केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि बाकी के एक से ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि बाकियों के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अगला रीजन हमने दिया है इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम आती है क्योंकि साइज छोटा और लोन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसकी वैल्यू आयनिक साइज की, कोवेलेंट साइज की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू जो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आती है। कारण अलग अलग है लेकिन कम आता है, तो ये भी इसके एनॉमलस बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है। आखिरी बात, लगभग सारी रिएक्शन फ्लोरीन की एक्सोथर्मिक होती है और फ्लोरीन केवल एक ऑक्सा एसिड बनाता है, जबकि बाकी के हैलोजन कई सारे ऑक्सा एसिड बनाते हैं और ऑक्सा एसिड में हैलोजेंस के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में है, चलेगा। जबकि बाकी के और कौन कौन से बना सकते हैं, हाइपोहैलोस एसिड, हैलोस एसिड, हैलोइक एसिड, परहैलोइक एसिड, इस टाइप के। एक लास्ट बात
कि फ्लोरीन जो हाइड्राइड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, जबकि बाकी के HCl, HBr, HI जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते। तो ये सब चीजें जिम्मेदार हैं एनॉमलस बिहेवियर के लिए, किसका? आपका फ्लोरीन का। चल जाएगा। अब हम लोग आएंगे हैलोजन्स के कुछ कॉमन कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन के साथ जो ये हाइड्राइड बनाते हैं, हैलोजन के साथ खुद ही इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, मेटल के साथ हैलाइड बनाते हैं। तो हम इन सब कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर हम लोग हैलोजन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के लिए देखें तो सबसे पहली बात तो ये जानिएगा कि ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी घटती है। अगर हम हैलोजन को हाइड्रोजन के साथ हीट करें तो हमें हाइड्रा एसिड मिलता है, जिसे हम हाइड्रोजन हैलाइड के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन हैलाइड अगर वाटर में डिप किए जाएं तो ये हाइड्रोहेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। अब अगर इन हाइड्रोजन हैलाइड को देखें तो चार हैं, HF, HCl, HBr और क्या आपका HI। यहाँ पर HF शो करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, जिसमें अगर इस मैटर को देखेंगे तो HF क्लस्टर के रूप में पाया जाएगा, जिसका की शेप जिगजैग शेप होता है। ठीक है, जिगजैग शेप होता है। जबकि HCl, HBr और HI रूम टेम्परेचर पर गैस में होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है। और वंडरवॉल फोर्स की कौन सी फॉर्म? किज़ाम अट्रैक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये पाया जाता है। HCl, HBr और HI में किज़ाम अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। चलेगा, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये गैस में होते हैं और HF क्या होता है? लिक्विड में होता है। अब अगर हम इन चारों हाइड्रोजन हैलाइड की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो HF से HI की तरफ आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा और इजीली हाइड्रोजन रिलीज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि HF से HI की तरफ आने पर एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है, यानी HI सबसे ज़्यादा एसिडिक और HF सबसे कम एसिडिक। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी घटती है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी घटती चली जा रही है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो K का वैल्यू बढ़ेगा और pK का वैल्यू घटेगा। HI के केस में तो pK निगेटिव में आता है, HF में तो चलो फिर भी पॉजिटिव है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन HF से HI की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा, और आपसे इस लेवल पे सवाल में 4 मॉलिक्यूल पकड़ देगा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इस तरीके क्वेश्चन पुट अप कर लेगा। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ लिक्विड की प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट वही सॉलिड में प्रॉपर्टी है। जब हम लिक्विड की प्रॉपर्टी को लेकर के चलते हैं तो HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। उसके बाद चूंकि सब वंडरवॉल फोर्स से तय होते हैं, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका मोलर मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यही अगर मेल्टिंग पॉइंट में जाए तो HI का मेल्टिंग पॉइंट HF से ज़्यादा आता है, और आप इस बात को NCERT के न्यूमेरिकल डाटा से कंफर्म कर सकते हैं। चलेगा। अब फिर आपका HF, तब HBr और फिर क्या आता है आपका HCl आता है। चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना जानते हैं हैलोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन तो बात चल निकलेगी। अब हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड ऑक्सीजन। तो अगर हम आगे की तरफ आए तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन देखें टुवर्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स, लेकिन ये ऑक्साइड हैलोजन के क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। सभी हैलोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। सबसे पहला वाला अगर हम फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन 2 टाइप के फ्लोराइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ। एक ने कहा सर ऑक्साइड क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और नाम लिखते समय बाइनरी कंपाउंड का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखा जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा जाता है। लेकिन फिर भी चलो OF2 और O2F2 हमने बोल दिया, और नाम में मैं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलूँगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्टेशन स्टेट में, ये तो बहुत अनस्टेबल है,
लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर OF2 स्टैंड करता है। सबसे मजेदार बात, ये बहुत तगड़े फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, तुरंत फ्लोरीन देते हैं आपका। जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लूटोनियम अगर लिया जाए तो उसको हम फ्लोराइड की शक्ल में आइसोलेट करते हैं, मिक्सचर को OF2 से रिएक्ट कराते हैं तो प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। कहाँ से? आपका स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से। अब अगर हम फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी हैलाइड्स की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि अगर काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनामिक कंट्रोल दोनों को ऑब्जर्व कर लिया जाए तो बड़े हैलोजन के ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है और छोटे हैलोजन के ऑक्साइड कम स्टेबल। तो आप देखिए मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है, आयोडीन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन ऑक्साइड और सबसे कम कौन है आपका? क्लोरीन ऑक्साइड्स। चलेगा। अब अगर किसी पर्टिकुलर हैलोजन को डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में लें तो ध्यान दीजिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम स्टेबल होगी। चलेगा। अब एक एक हैलोजन को पकड़ते हैं। हम अगर क्लोरीन को ले लें तो क्लोरीन बहुत सारे ऑक्साइड्स को बनाता है। Cl2O हो गया, ClO2 हो गया, Cl2O6 हो गया, Cl2O7 हो गया। यहाँ ये Cl2O देख रहे हो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। इन सभी ऑक्साइड की खासियत ये है कि हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। यहाँ तक कि जो ClO2 है ये तो ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, पेपर, पल्प या वाटर में जो इम्प्योरिटी होती है उसको ब्लीच करने के काम में आता है। अगला अगर हम ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमीन भी बड़े सारे ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें ये BrO2 ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और पैरामैग्नेटिक है, जैसे ClO2 था। इसकी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ब्रोमीन के ऑक्साइड जो होते हैं इवन दो आयोडीन से भी कम स्टेबल होते हैं। और इसके पीछे आपके एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ मिडिल रो एनोमली। क्या पॉइंट दिया हुआ? मिडिल रो एनोमली। इसकी वजह से ये जो होते हैं सबसे कम स्टेबल होते हैं और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। पहले तो टिकते नहीं और टिकेंगे भी तो कैसे? टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ये टिकते हैं। चलेगा। अब बात कर लेते हैं आयोडीन की। अब अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कई सारे ऑक्साइड बनाएगा, लाइक I2O4, I2O5, I2O7, जिसमें ऑड इवन सब टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सभी ऑक्साइड इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं और डिकम्पोज करने पर, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। चलेगा। इसमें तो जो I2O5 है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बड़ा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका इस्तेमाल हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए भी करते हैं। चलेगा। अब हम लोग लास्ट आते हैं, सेकंड लास्ट पर आते हैं, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन कैसा रहता है। अब अगर हम हैलोजन का रिएक्शन मेटल के साथ देखें तो पर्टिकुलर मेटल मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है, उसके साथ हैलोजन डायरेक्ट रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाता है और आमतौर पे ये हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं। जैसे अगर मान लो पहले ग्रुप का लोगे तो NaCl वगैरह बनेगा, KCl बनेगा, NaBr, KBr। दूसरे ग्रुप का लोगे तो MgCl2, CaCl2 इस टाइप का बनेगा। तो जैसा मेटल होगा उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये हैलाइड बनते हैं। लेकिन इन हैलाइड में याद रखना, अगर सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल है तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर फ्लोराइड में मिलेगा और सबसे कम आयोडाइड में मिलेगा। तो इसका कारण ये है कि जब हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाएंगे तो हैलाइड आयन का जो साइज है वो बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी और पोलराइजेबिलिटी अगर बढ़ गई तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इस बात को फजान साहब ने कहा था। लेकिन अगर सेम मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट होगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक होगी। कहने का मतलब लोअर से हायर की तरफ जाने पर कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा जबकि आयनिक कैरेक्टर घटेगा।
और ये भी किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, फजान रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि सेम मेटल जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ आप कहेंगे कि पोलराइजेशन जो होगा, जो पोलराइजिंग पावर होगी आयन की, कैटायन की, वो क्या करेगी, आपका बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। जैसे लेड है तो लेड PbCl2 और PbCl4 दो है, तो PbCl2 मोर आयनिक लेस कोवलेंट, PbCl4 मोर कोवलेंट लेस आयनिक। इसी तरीके यूरेनियम में भी यही बात आप बोल सकते हैं, चलेगा। अब हम लोग लास्ट देखेंगे हैलोजन की रिएक्टिविटी दूसरे हैलोजन के साथ, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करेंगे। अब अगर हम लोग हैलोजन की रिएक्टिविटी अदर हैलोजन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़े साइज का हैलोजन है उसको छोटे साइज के हैलोजन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा जबकि ये यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इस पर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। जैसे X(X'), इन सभी में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल हैलोजन बड़े साइज का होगा, उसी को ऑक्सीडाइज किया जाता है छोटे हैलोजन के द्वारा। ये हमेशा बड़े साइज का होगा बनस्पत टर्मिनल एटम के, यानी सेंट्रल आयोडीन है तो टर्मिनल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होगा, अगर सेंट्रल ब्रोमीन है तो टर्मिनल फ्लोरीन और क्लोरीन होगा। लेकिन कभी सोचो कि सेंटर में फ्लोरीन रहेगा तो वो नहीं होगा, चलेगा। तो मैंने इस बात को यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि जो X है वो लार्ज साइज सेंट्रल हैलोजन एटम है और X' जो है वो स्मॉल साइज टर्मिनल हैलोजन एटम्स है। टर्मिनल मतलब बाहर की तरफ। इन सभी का जो मॉलिक्यूलर शेप है उसको हम वेस्पर थ्योरी से बताते हैं, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से बताते हैं। यहाँ एक बात मैंने और कही है जो आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है कि अगर सेंट्रल हैलोजन और टर्मिनल हैलोजन का रेशियो इंक्रीज करे तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ टर्मिनल हैलोजन एटम बढ़ जाते हैं, चलेगा। अब इनका कुछ प्रिपरेशन मैंने बता दिया है, जैसे कि क्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन सेंटर में होगा और फ्लोरीन टर्मिनल पर होगा। 1:1 के रेशियो में लेकर के 473 केल्विन के आसपास हीट करें तो हमारे पास में क्लोरोफ्लोराइड बनेगा। यही अगर हम फ्लोरीन को एक्सेस में 573 केल्विन पर लेकर के हीट करें तो हमारा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बनेगा। यहाँ ब्रोमीन और फ्लोरीन को डाइल्यूट करें वाटर के साथ तो हमारा ब्रोमो ट्राइफ्लोराइड बनेगा। लेकिन अगर फ्लोरीन एक्सेस में लेकर के चलें तो ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड बनेगा। इसी तरीके से आयोडीन में ICl और ICl3 बनता है। यहाँ ये 1:1 के रेशियो में है, यहाँ ये क्लोरीन किस में लिया गया, एक्सेस में लिया गया, चल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके मॉलिक्यूलर शेप पर, इनकी कुछ हल्की फुल्की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब अगर हम लोग हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं दूसरे हैलोजन के साथ तो मोस्टली ये 4 फॉर्मूले पर कंपाउंड बनते हैं, X(X'1), X(X'3), X(X'5), X(X'7). आपको यहाँ याद रखना है कि जब अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे तो इनका शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, सारे पैरामीटर हम VSEPR थ्योरी से निकाल सकते हैं, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। जैसे अगर मैं X(X' ले लूँ तो भाई यहाँ पर जो हैलोजन होगा इसके वैलेंसी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 7 इसके पास भी होंगे और 7 इसके पास भी होंगे, तो टोटल 14 हो गए। 8 से भाग दोगे तो 8 × 9 8, 6 बचेगा, 2 से भाग दोगे 2 × 3 6। यानी इस ट्रिक से हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लेते हैं। तो जितने भी इंटर हैलोजन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेंगे उन सब में एक कोवलेंट बॉन्ड होगा और 3 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के पास, यानी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 4 हो जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। आप लोगों को पहले केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया गया है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो जो शेप या स्ट्रक्चर आता है वो लीनियर आएगा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो।
आमतौर पे आपने जब ये टेबल देखी है अपनी एनसीईआरटी में, तो फ्लोरीन के साथ वाले में शेप की जगह डैश लिख करके छोड़ दिया गया। तो जो आयनिक कैरेक्टर लिए हुए होगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका शेप डिफाइंड नहीं है, लेकिन जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर लिए हुए है बॉन्ड, उनमें शेप डिफाइंड है। और उन सबके केस में इस फॉर्मूले पर कौन सा शेप आएगा? लीनियर शेप आएगा। मैंने इस बात को यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि इन केस ऑफ फ्लोराइड नो शेप डिफाइंड बिकॉज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे जो मोनोहैलाइड्स हैं उनके कुछ एक स्पेसिफिक स्टेट में स्पेसिफिक कलर दिए हैं, जो आपके टेबल में है, एनसीईआरटी में है, तो उसे आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे क्लोरोफ्लोराइड, ये कलरलेस है। ब्रोमोफ्लोराइड पेल ब्राउन गैस है। आयोडोफ्लोराइड गैस है। ब्रोमोक्लोराइड भी गैस है। ICL याद रखिएगा, IIT में पूछा गया है। ये अगर अल्फा फॉर्म इसकी लेंगे तो रूबी रेड कलर का होगा, जबकि बीटा फॉर्म इसकी ब्राउन रेड कलर की होती है। IBR ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। चलेगा? तो ये आपके एनसीईआरटी से ही डाटा उठाया, मैंने कोई अपनी तरफ से आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला है। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा इंटरहैलोजन है X-थ्राइस। चूंकि इसमें सेंट्रल एटम बड़ी ऑक्टेशन नंबर पे आ जाता है, तो मोस्टली कंपाउंड इसके कोवलेंट होते हैं और उनका शेप और स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। यहाँ पर इसी ट्रिक से निकालोगे तो 3 कोवलेंट बॉन्ड आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे सेंट्रल एटम के पास, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो तो डिस्टॉर्टेड टी शेप या बेंट टी शेप स्ट्रक्चर आता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ClF3 है तो ये कलरलेस होगा, BrF3 है येलो ग्रीन लिक्विड होता है, IF3 येलो पाउडर होता है। तो एक ने कहा कि सर यहाँ गैस, यहाँ लिक्विड और ये सॉलिड पाउडर, ऐसा क्यों? मैंने कहा जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और मैटर हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ भागेगा। गैस से पहले लिक्विड की तरफ और लिक्विड से फिर क्या? सॉलिड की तरफ। जैसे देखो ICl3 और बड़े मोलर मास का है तो ये ऑरेंज कलर के सॉलिड में पाया जाएगा। चलेगा? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं X-5। इसमें भी उसी ट्रिक से निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 आएगा, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 आ रही है, जो कि 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर से। कहेंगे तो बता भी दें, 5 सत्ते 35 और 7 आप और जोड़ लो 42। 42 को 8 से पहले भाग दो, 8 पंजे 40, 2 शेष बचा, 2 एकम 2, यानी 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर सेंट्रल एटम के पास 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो ऐसी स्थिति में इसका शेप और स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल आता है। चलेगा? तो जो भी इंटरहैलोजन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे होंगे सब स्क्वायर पिरामिडल शेप के होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लगभग तीनों ही कलरलेस होते हैं, बस ये जो है गैस की शक्ल में और बाकी सब लिक्विड की शक्ल में। लास्ट में आते हैं X-7 पर। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 7 आएगी। सातों में 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है और इसका शेप और स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है। और आप यहाँ पर देखें IF7 को, ये कलरलेस क्या है? आपका गैस है। एक मैंने यहाँ ICl3 लिया है, ये मोनोमर की शक्ल में नहीं बल्कि डाइमर की शक्ल में स्टैंड करता है और इसका डाइमरिक फॉर्म ऐसे बनता है, जहां आप देख सकते हैं कि आयोडीन 2 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि 2 ही ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाता है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या क्लोरीन ब्रिज भी कहते हैं। तो इस डाइमर में कोई आयोडीन आयोडीन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आता है। और साथ ही देखेंगे तो यहाँ हर एक आयोडीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा। चल जाएगा? बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? आगे की तरफ इसके कुछ कंपाउंड, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरहैलोजन की देख लेते हैं। तो अब अगर हम लोगों को इनकी केमिकल कुछ रिएक्शन की बात करनी है तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं ये सब बाय नेचर कोवलेंट और डायामैग्नेटिक। कोवलेंट क्यों? क्योंकि इनमें सेंट्रल हैलोजन एटम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके एनसीईआरटी में पूछी भी गई है और इम्पॉर्टेंट भी है कि इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल हैलोजन से, केवल फ्लोरीन को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका कारण है कि जो इंटर हैलोजन होता है उसमें हैलोजन हैलोजन बॉन्ड वीक होता है और साथ में पोलर नेचर का होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, चलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, सेंट्रल हैलोजन पर पॉजिटिव और टर्मिनल पर निगेटिव की तरफ। जबकि प्योर हैलोजन अगर हम लोग ले करके चलेंगे तो ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं और साथ ही साथ ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रखेंगे। यही वजह है कि इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव है हैलोजन की तुलना में। हाँ, फ्लोरीन के केस में हमारी ये बात इसलिए बिगड़ जाएगी क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इसमें लोन पेयर रिपल्सन बड़ा तगड़ा होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन फ्लोरीन को हटा के बाकी हैलोजन से अगर इंटर हैलोजन को कंपेयर करोगे तो इंटर हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वनस्पत, क्लोरीन, ब्रोमीन और किससे, आपका आयोडीन से। अब अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करें, खास तौर से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो जितने भी इंटर हैलोजन हैं ये वाटर में हाइड्रोलाइज होते हैं और ये हाइड्रोलिसिस नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट के ऑक्टेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे आप देखो, इसमें देखो तो जो सेंट्रल हैलोजन है ये +1 ऑक्टेशन स्टेट में और टर्मिनल -1 में है, तो जो ये कंपाउंड बना रहा है, और आपको ध्यान रखना होगा कि कंपाउंड में जो टर्मिनल हैलोजन होता है, जो स्मॉल हैलोजन होता है, ये हाइड्रा एसिड बनाता है, जबकि जो सेंट्रल हैलोजन होता है, जो बड़े साइज का हैलोजन होता है, जो लार्ज हैलोजन होता है, वो ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होता है। टर्मिनल में आमतौर पे अगर फ्लोरीन लिया जाता है तो कभी भी हायर ऑक्टेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड को बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आपका ज़्यादा है। इसलिए सेंट्रल हमेशा बड़े साइज के हैलोजन होते हैं जो ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ इस हाइड्रा एसिड में सभी जगह पर इसका ऑक्टेशन नंबर -1 आएगा, जबकि यहाँ पर देखोगे तो ये +1। तो क्या हैलोजन के ऑक्टेशन नंबर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी हाइड्रोलिसिस हो गई? नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस हो गई। इसको हम p-डी भी बोलते हैं। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सो एसोसिएशन टाइप की हाइड्रोलिसिस कहलाती है। याद रहे, अगर मोनोहैलाइड है तो आपका हाइड्रा एसिड और हाइपोहैलोस एसिड बनेगा, लेकिन अगर ट्राईहैलाइड ले रहे हैं तो हाइड्रा एसिड और हैलाइक एसिड बनेगा। अगर हम पेंटाहैलाइड लेकर के चल रहे हैं तो हाइड्रा एसिड और हैलाइक एसिड बनेगा। ऊपर वाला हैलोस एसिड है, उसके ऊपर वाला हाइपोहैलोस एसिड है, और लास्ट में अगर हम हेप्टाहैलाइड लेकर के चलेंगे तो ऐसी स्थिति में हाइड्रा एसिड और परहैलाइक एसिड बनेगा। तो अगर +1 ऑक्टेशन स्टेट का हैलोजन का ऑक्सी एसिड है तो हाइपोहैलोस एसिड, +3 वाला हैलोस एसिड, +5 वाला हैलोइक एसिड और +7 वाला परहैलोइक एसिड। तो आप इसको याद रखिएगा, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जो बड़े साइज का हैलोजन है, सेंट्रल हैलोजन है, ये ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होता है। जो छोटे साइज का हैलोजन है, टर्मिनल हैलोजन है, वो हाइड्रा एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले लेक्चर में हैलोजन्स को कैसे बनाते हैं, या हाइड्रा एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, या इनके ऑक्सी एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको डील करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बालकों हमारे लेक्चर आप लोग को पसंद आ रहे होंगे, आप लोग के डाउट क्लियर हो रहे होंगे, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो भैया इसको सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, ताकि हमें भी तो कुछ पता चले कि आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। टॉप 1000 में आना है, टॉप 500 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है, टॉप 10 में आना है, तो आपको वर्क भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपको हमसे 5 गुना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इन रैंक्स को अचीव कर सकते हो। अब आपको तय करना है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, हम तो कोरोना का बहाना दे करके निकल जाएंगे, तो याद रहे इसका उल्टा साइकिल भी चलता है। उल्टा साइकिल का मतलब जो 1000 के अंदर आने वाले हैं वो 10,000 के बाहर,
जो 10,000 के अंदर आने वाले थे वो आपका 50,000 के बाहर। तो आप बाहर की तरफ चलते जाओगे और ये चूंकि आपकी समस्या है, आपको सेलेक्ट होना ही है, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो बल को थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो। अभी भी आपके पास करीब करीब 2 महीना है और आप चाहें तो अपने रिजल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन सिलेक्शन से सिलेक्शन की तरफ, सिलेक्शन से गुड रैंक की तरफ, गुड रैंक से बेटर रैंक की तरफ, बेटर रैंक से बेस्ट रैंक की तरफ। चलेगा? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगले लेक्चर पर हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।